स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम बात करेंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और नतीजे इस बीच ढेर सारे आ रहे हैं। कुछ अहम निफ्टी कंपनियों के नतीजे आए हैं, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं ये भी हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट से और एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो इस वक्त कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में कारोबार कर रहा है, हालांकि सपाट है लेकिन लाल निशान में 21,700 के नीचे है इस वक्त गिफ्ट निफ्टी। निकाई के बाजार भी नीचे हैं 190 अंक। कोरिया के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और चीन और हांगकांग के बाजार भी करीब ½ % की कमजोरी के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो शुरुआती संकेत नेगेटिव हैं एशियाई बाजारों से, लेकिन अन्य ग्लोबल बाजार में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। एशियाई बाजारों से भले ही कमजोर संकेत है, लेकिन यूएस बाजार कल मिले जुले बंद हुए। डाउ जोन्स दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। जनवरी के महीने में 7वीं बार ऐसा हुआ है कि डाउ जोन्स रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ है। हालांकि नैस्डैक पर दबाव दिखा, टेक शेयरों पर दबाव था। S&P 500 में हल्की नरमी देखने को मिली है। दो नतीजे जो दो मैग्निफिसेंट कंपनियां जो वहां की हैं, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट, दोनों के नतीजे अनुमान से बेहतर थे रेवेन्यू फ्रंट पर और पैट के फ्रंट पर। लेकिन एक्सटेंडेड आवर्स में दोनों में कमजोरी दिखी। 5% तक अल्फाबेट और 1% से ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट की में गिरावट दिखी थी। अल्फाबेट को लेकर चिंता एक ये थी कि जो गूगल का एड रेवेन्यू था वो एनालिस्ट के अनुमान से कम था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे हर फ्रंट पर अच्छे थे। लेकिन शेयर इसलिए नहीं चला कि अगर पिछले एक साल में देखें तो 70% से ज्यादा की रैली माइक्रोसॉफ्ट में और अल्फाबेट में 56% से ज्यादा की रैली आ चुकी थी। तो जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, फॉरवर्ड अगर आप अर्निंग्स के उस मल्टीपल पे देखें तो 29 गुना उस अनुमान पे वो ट्रेड कर रहे हैं, तो वो वैल्यूएशन महंगा दिख रहा है। इस वजह से वहां पर मुनाफा वसूली कह सकते हैं वो देखने को मिल रही है। अन्य संकेतों की बात करें तो वहां पर लेबर मार्केट से जो संकेत है वो अच्छे मिल रहे हैं। जो जॉब ओपनिंग्स, लेबर टर्नओवर सर्वे के जो डेटा होते हैं वो दिसंबर के महीने में 1 लाख से भी ज्यादा बढ़े हैं। जॉब ओपनिंग्स के नंबर यह संकेत दे रहा है कि लेबर मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है, मजबूती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। फेड का आज फैसला आना है, उस पर बाजार की नजर है। हालांकि बाजार पूरी तरह से अनुमान लगा चुका है कि कोई बदलाव नहीं होने वाला है और अब जिस तरह के लेबर मार्केट की रिपोर्ट है उससे उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि पहली कटौती फेड की तरफ से 1 मई को होगी। लेकिन जो स्टेटमेंट क्या दिया जाता है, कमेंट्री किस तरह की रहती है, उस पर बाजार की नजर रहेगी। कितनी कटौती होगी, आगे का गाइडेंस क्या है उनकी तरफ से, यह बाजार जरूर देखेगा। अन्य संकेतों की अगर बात करें तो US 10 ईयर बॉन्ड डील जहां पर अब धीरे धीरे नरमी दिख रही है, नीचे की तरफ 4% के आसपास आ चुका है। डॉलर इंडेक्स स्थिर है, 103 के ऊपर बना हुआ है और कच्चे तेल में तेजी दिखी। IMF ने ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है, उससे भी क्रूड को सपोर्ट मिला और जियोपॉलिटिकल कंसर्न तो है ही, उससे भी सपोर्ट मिल रहा है। सोने में फेड के फैसले से पहले अचानक तेजी आ गई है, 2 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। $2050 के ऊपर कॉमेक्स पर गोल्ड है। तो कुल मिलाकर संकेत आज मिले जुले कह सकते हैं, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं, बहुत अच्छे भी नहीं है। पूजा, बिल्कुल, तो आज मिले जुले संकेत हैं, लेकिन आज देर रात फेड के फैसला भी आएगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल कटौती की तो बात नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले समय के लिए ब्याज दरों में कटौती को लेकर क्या आउटलुक फेड देती है इस पर नजर रहेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वो काफ़ी अहम होगा बाजार के आगे की दिशा तय करने के लिए। लेकिन फिलहाल अगर संकेत देखें तो काफ़ी मिले जुले देखने को मिल रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। FIs और DIs के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। कैश मार्केट में FIs ने बिकवाली की है करीब 1970 करोड़ की। DIs ने कैश मार्केट में खरीदारी की है, करीब 1000 करोड़ की खरीदारी हुई है उनकी तरफ से। फ्यूचर्स की बात करें इंडेक्स फ्यूचर में तो 228 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में भी लगभग 49,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हुई है FIs की तरफ से। कल हमने देखा था 21,800 के पार भी निकला था बाजार, लेकिन फिर आखिरी 1.5 घंटे में बिकवाली का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा और क्लोजिंग कमजोरी के साथ ही हुई। निफ्टी कल 215 अंक 21,600 के नीचे क्लोज हुआ। अब आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होंगे बाजार में ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर, पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए कल भी मार्केट के अंदर वापस से हल्का सा सेलिंग का प्रेशर आया, इसलिए हमने आपको कई बार ये बात नोटिस कराई थी कि बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट, यानी कि जैसे से आपको प्रॉफिट मिलता बाहर आए 24 घंटे के अंदर अंदर ही बाजार पूरी तरह से पलटा है। यानी कि जहां पर हम खड़े हैं वहीं पे हम वापस पहुंच गए। 21,500 का हमारा सपोर्ट था। कल दो चीज़ें मार्केट के अंदर अच्छी भी हुई हैं, दो चीज़ें खराब भी हुई हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा लेवल्स के हिसाब से बताता हूँ। 21,500 का एक अहम सपोर्ट एरिया है, कल बाजार ने नहीं तोड़ा। 45,000 का बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया है, उसको भी नहीं तोड़ा। तो ये अच्छी बात है कि मार्केट ने अपने सपोर्ट को करेक्ट करके रखा, बचा के रखा, और जोरदार शेकिंग के बावजूद ये नहीं ब्रेक किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट रेजिस्टेंस भी पार नहीं कर रहा है। इस तेज़ी के अंदर जो पुल बैक आया, अभी रिवर्सल आया था, उस तेज़ी के अंदर हमने 21,800 के ऊपर बाजार टिका ही नहीं। कल ओपन तो हुए हम 21,800 के आसपास, सिर्फ 5 मिनट भी नहीं रुक पाए, हमको 21,800 से नीचे आना पड़ गया। इसका मतलब यह है कि बाजार अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को ट्रेड करवा रहा है और दोनों के स्टॉप लॉसेस को कटवाने की एक अटेम्प्ट भर कर रहा है, लेकिन टूट नहीं रहे। ना ही तो सपोर्ट टूटता है, ना ही रेजिस्टेंस टूटते हैं। इसलिए बाजार क्या करेगा, जोर से शेक करेगा। आपको क्या करना चाहिए, आपको एक काम करना चाहिए, आपको वॉल्यूम कम करके काम करना चाहिए, और जो भी काम कर रहे हैं आप इंट्राडे लेके बुक होके बाहर आ जाइए, क्योंकि 16 का विक्स है, ये वॉलेटिलिटी आगे भी रखेगा, क्योंकि इवेंट है सामने बजट का कल। तो इससे पहले मार्केट के अंदर आज का दिन थोड़ा कंसोलिडेशन का होगा। आज अर्निंग्स का और आज वेटेज का, दोनों का कॉम्बिनेशन बाजार को चर्न करता दिखेगा। ये चर्निंग में बाजार अपने आप को थोड़ा साइडवेज करके खत्म कर देगा और कल की इवेंट के लिए प्रिपेयर होगा। देखते हैं आज के अंदर मार्केट के अंदर आप पार्टिसिपेशन कितना और लोगों का आता है। इस पूरे तेजी के अंदर अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे या निफ्टी को देखेंगे, मैं आपको सपोर्ट लेवल्स दिखा देता हूं। सपोर्ट जो है मार्केट के पास अभी भी 21,500 और 21,300 का है। हो सकता है हम हल्के से गैप के साथ 21,500 को वापस टेस्ट करने के लिए आ जाएं और 21,300 को भी पहुंच जाएं, लेकिन ये जल्दी जल्दी टूटेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट के पास जो एक फालतू का फ्यूल था ओपन इंटरेस्ट का, वो थोड़ा कम हुआ है। कल 9% की शेडिंग हुई है। जो लोग ज़्यादा आगे थे इस बार सीरीज के अंदर एंटर करके, कल वो थोड़े हल्के हुए हैं, 9% खाली हो गया माल। तो इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर फोर्स कम हो गया है और 21,300 21,500 का एक सपोर्ट एरिया उस पर बना रहेगा। 21,800 टफ रेजिस्टेंस है एज इट इज, और 22,000 तो है ही। आते हैं बैंक निफ्टी पे। एथिकली देखा जाए तो कल बैंक निफ्टी के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। 74 पॉइंट का सिर्फ एक मामूली सी गिरावट थी और बैंक निफ्टी ने डाइवर्जेंस दिखाया, और हमने आपको कहा भी था कि बैंक निफ्टी टिपिकली कैचअप करेगा। हालांकि अभी तो HDFC की रिकवरी पेंडिंग है, इसलिए आपको जब तक 45,000 46,000 में से कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक कुछ मत करना। 46,000 पार होने पर ही HDFC भी आएगा, उससे पहले तो HDFC भी नहीं आएगा। अगर मान लो वो आ भी गया ना, तो आप उस पर ट्रस्ट मत करना कि HDFC का जो पुल बैक है कितना स्ट्रांग है। आपको सपोर्ट एरियाज आपके स्क्रीन पर आ गए, 45,000 और 44,800 आपका एक सपोर्ट एरिया, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया, और 46,000 और उसके थोड़ा सा पहले 45,600 एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। आपको ट्रेड क्या लेना चाहिए बैंक निफ्टी में, जो पोजीशंस ले रखी है उसको होल्ड करके बैठो। 45,000 का एक स्टॉप लॉस लगा के आते हैं पीसीआर पे, पुट कॉल रेशियो पे, तो वो थोड़ा हल्का है। अच्छी बात है बाजार के लिए, बुल्स के लिए काफ़ी अच्छा है कि पीसीआर बढ़ नहीं रहा, और बैंक निफ्टी का पीसीआर तो 0.72 पे, इसलिए बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। आप लॉन्ग करें ना करें, आपके पास पोजीशन है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन बैंक निफ्टी को शॉर्ट ना करें। ऑलरेडी वो काफ़ी पिटा हुआ है और HDFC का रिकवरी अभी पेंडिंग है, इसलिए उस सब चीज़ थोड़ा बचना चाहिए। एक चीज़ अभी आप FIs के नंबर में पढ़ रहे थे कि करीब 50,000 करोड़ रुपए की सेलिंग उन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस में की है। देखिए FIs की लॉन्ग पोजीशंस में कोई चेंज ही नहीं हुआ, 24% ही रहा। और दूसरा, उन्होंने ऊपर से 50,000 करोड़ का माल बेच दिया इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर। इसका मतलब FIs इस बजट के अंदर ना तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी तक तो, और ना ही वो बजट को लेकर बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं अभी तक। उनकी पोजीशंस कम जरूर है, ये बढ़ेगी तो बजट ही डिसाइड करवाएगा, लेकिन अभी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो इसलिए आज का दिन FIs का भी एक सैड डाटा है, जिसकी वजह से आप कुछ खास बड़ा मूवमेंट आज मार्केट के अंदर नहीं देखेंगे। जी एंटरटेनमेंट F&O बैन में आ गया, DIs का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। इंडेक्स ऑप्शंस वाले सिर्फ इंट्राडे काम करें, इंट्राडे स्विंग्स काफ़ी बड़े बड़े मिल रहे हैं और उनको कोई भी BTST STBT करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो वॉल्यूम कम रखें, इंट्राडे ट्रेड करें ऑप्शन ट्रेडर्स। कल बहुत बड़ा दिन है बजट पर, जिस पर की नज़र बनी हुई है, और वो आगे की चाल देखना होगा किस तरीके से चाल बाजार की डिसाइड होती है। लेकिन चलिए, ये तो बात हुई बाजार पर, लेकिन ट्रेड कैसे ले इस मार्केट में और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बताइए आज मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है, कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे, और अपनी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बताइए, ट्रेड कहाँ पर ले।
सुप्रभात पूजा जी। मार्केट ने कल 21,750 का ब्रेकआउट तो दिया था, पर वो निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और एक डार्क क्लाउड कवर का कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन बनाया है निफ्टी ने। तो मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी 21,400 लेवल को होल्ड करता है, तब तक हम एक पुल बैक अपसाइड के आसपास देख सकते हैं। हालांकि उसके लिए निफ्टी को 21,750 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जिग-जैग मूव देखने की वजह से जो मार्केट में हमें पिछले 2 दिनों में दिखा है, इसके लिए मैंने एक लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाया है। सबसे पहला जो मेरा कॉल रहेगा वो रहेगा इंडिया सीमेंट में बाय करने के लिए, जो कि हमें बाय करना है 258-260 लेवल के आसपास, और उसमें हमारा टारगेट रहेगा 280 का और स्टॉप लॉस रहेगा 250 का। इस स्टॉक में हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिला है 20 वीक सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास, और इसने वीकली चार्ट पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न बनाया है वीकली चार्ट पर। और अगर हम इसका डेली का चार्ट देखें तो वहाँ पे हमें फॉर्मेशन ऑफ हायर टॉप एंड हायर बॉटम दिखाई दे रहा है पिछले 4 दिनों से। इसके अलावा इसने इचिमोकू क्लाउड से भी सपोर्ट लिया है। तो ये इन तीन रैशनलों की वजह से मैंने इसमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंडिया सीमेंट 280 के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। दूसरा जो मेरा कॉल है वो शॉर्ट सेलिंग का है, जो कि हमें करंट काउंटर फरवरी में ही करना है। वो जो कॉल है वो टाटा केमिकल का है। मुझे लगता है कि टाटा केमिकल 1000 के नीचे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दे सकता है, और इसमें एक अगर हम बॉलिंगर बैंड को देखें तो उसमें मुझे एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है अपर बैंड और लोअर बैंड में, और ट्रेंड लाइन के आसपास ही एक कंसोलिडेशन जोन भी बनाया है टाटा केमिकल ने। तो जैसे ही टाटा केमिकल 1000 के नीचे सस्टेन करता है तो हमें इसको सेल करना है। उसमें हमारा टारगेट रहेगा 930 का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1035 का। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल डेटा को सपोर्ट करते हुए हमने लक्ष्मीकांत जी ने बताया कि इंडिया सीमेंट्स और टाटा केमिकल अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर। यहाँ पर आप तेजी करके चलिए और टाटा केमिकल में बिकवाली करने की सलाह। डालते हैं खबरों वाले शेयर्स पर और नतीजों पर। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजे बताइए, कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नंबर्स आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है निफ्टी के 2 आंकड़े जो है उस पर फोकस कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका डॉक्टर रेड्डीज का। अगर नतीजे देखें तो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, और स्पेशली जो नॉर्थ अमेरिका की जो मार्केट है, जहाँ पे इनके 60 से लेकर 70% का जो आप कह सकते हैं रेवेन्यूज आता है, यहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग आया है। एलएनटी की बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और अगर बात करें तो ऑर्डर बुक लगभग 4.7 लाख करोड़ का है, और जो ऑलमोस्ट 76,000 करोड़ का जो है नया ऑर्डर आया है, 25% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि गाइडेंस बढ़ा दी गई है। ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस अब 20% का एक्सपेक्टेशन से, पहले ही अनुमान 10 से 12% का था, और जो रेवेन्यू गाइडेंस है अब वो हाई टीन्स में कर दी गई है, यानी कि मतलब 16 से 19% तक हो सकती है। पहले जो अनुमान था वो लगभग 12 से लेकर 15% तक का। जो उनकी जो कोर इंफ्रा की बिजनेस है, हालांकि वहाँ पे जो है उन्होंने हल्की सी जो है 25 बेसिस पॉइंट से अपनी मार्जिन की जो रेंज है उसको कम की है। बट ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स, लेकिन गाइडेंस बढ़े हैं। एसआरएफ की जो है वीक नंबर्स पूरी देखने मिली है। सीक्वेंशियली नंबर्स देखें तो उनके जो 2 बिजनेसेस हैं, एक है केमिकल बिजनेस और दूसरा है पैकेजिंग फिल्म बिजनेस, दोनों की परफॉर्मेंस खराब देखने मिली है, और एनालिस्ट के जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स है लगातार 5 क्वार्टर से जो है कंपनी जो है मिस किए जा रही है। वोल्टस की बात करें तो यहाँ पे भी जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, सारे नंबर्स जो है अनुमान से कम आए हैं, और इम्पॉर्टेंटली जो ईएमपीएस सेगमेंट होता है उनका जो प्रोजेक्ट्स लेते हैं उस सेगमेंट में जो है अंडर परफॉर्मेंस आई है, क्योंकि कलेक्शंस जो है बाहर के मार्केट से नहीं देखने मिली, तो उसके कारण इस बार फाइनेंशियल्स इम्पैक्ट पड़ा है। पीबी फिनटेक, लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो कंपनी तो घाटे से मुनाफे में आई है, लेकिन ये कंपनी पहली बार पैट पॉजिटिव हुई है। एक टाइप से स्टार्टअप कंपनी थी जो लिस्ट हुई थी, और अब जो है पैट पॉजिटिव हो गई है, तो ये एक बड़ा चीज़ है पीबी फिनटेक के लिए, और नतीजे भी स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। हमने तो बहुत वीक नंबर्स की बात कर ली है, स्पेशली वायदे बाजार के और निफ्टी के, लेकिन कुछ 1-2 स्टैंड आउट नंबर्स हैं जो हमने पूरी चेक की पूरे रिसर्च में। यहाँ पे हमें मिला कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। रेवेन्यू ऑपरेशंस की बात करें तो 65% का ग्रोथ आया, वहीं मार्जिन्स में भी एक अच्छी 600 बेसिस पॉइंट्स की लगभग एक उछाल देखने मिली है।
वही अगर बात करें केईसी इंटरनेशनल की तो एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है और एबिडा में भी 54% का हमें जंप देखने मिला है और काइंस्टेक में भी जो है एक टाइप से अच्छे नंबर्स देखने मिले हैं। बट ओवरऑल जो है हम कह सकते हैं लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स जो है हमें देखने मिल रहे हैं एटलीस्ट बड़े और वायदे बाजार के स्टॉक्स में। ठीक है, तो ज़्यादातर नंबर्स कमज़ोर हैं और शरद ने अभी आपको बताया कि कौन कौन से नंबर्स कमज़ोर आए हैं, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला, ये भी हमने आपको बताया। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में जो है सबसे पहला आता है टीसीएस। यहाँ पे एक बड़ा 15 साल का करार अवीवा के साथ किया है। अब याद रखिए यूके की जो है बहुत बड़ी एक वेल्थ मैनेजमेंट और इंश्योरेंस कंपनी है अवीवा और वित्त साल 2024 में टीसीएस जो है बड़े बड़े डील्स ऑलरेडी कर रहे हैं। ब्रोकरेजेस का मानना है कि लगभग 2.5% का ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन इस डील से आ सकता है और इम्पॉर्टेंटली जो आईटी कंपनीज होती है उनकी जो कमेंट्री आ रही है कि बीएफएसआई सेगमेंट की जो डिमांड बॉटम आउट हो गई, इसका मतलब अब और डिमांड बीएफएसआई सेगमेंट से आने लगेगा। तो ये एक टाइप से पॉजिटिव कमेंट्री आईटी कंपनीज के लिए भी है और टीसीएस के लिए भी है। केपीआई ग्रीन 5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का इन्हें बड़ा ऑर्डर आया है और वही अगर पारस डिफेंस के बारे में बात करें तो इनको डीआरडीओ और आईआरडीए ये दोनों ही गवर्नमेंट एंटिटीज़ है, इनके साथ जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आपका ड्रोन डिफेंस के लिए उसमें जो है उनका करार किया है। ग्लेनमार्क फार्मा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट आई है, अब ये आई है इचनॉस के साथ, कैंसर ट्रीटमेंट होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट स्टॉक में ये हो सकता है कि कंपनी की जो R&D एक्सपेंसेस है वो अब कम हो सकती है। जब आपके एक्सपेंसेस कम होंगे तो आपके मार्जिन्स भी इम्प्रूव करते हैं। और आखिरी स्टॉक जो हमारे रडार में रहेगा वो है गणेशा इकोस्फीयर। है तो एक स्मॉल कैप कंपनी लेकिन जो रिसाइकलिंग थीम की प्ले है, जहाँ पे स्टॉक्स ने हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था 18 नाउ स्वदेश में, उसमें से वन ऑफ द स्टॉक्स है गणेशा इकोस्फीयर, जहाँ पे 350 करोड़ का QIP इशू खुलने वाला है, जिसको प्राइसिंग देख लीजिए 995 रुपीज़ का है, यानी कि जो 6% डिस्काउंट पे है। और हमारे चैनल चेक सजेस्ट करें कि एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मार्केट इन्वेस्टर्स से भी देखने मिल सकता है गणेशा इकोस्फीयर में। ठीक है, तो ये हैं खबरों वाले शेयर्स, इस पर फोकस रहेगा और साथ ही ढेर सारे नतीजे भी हैं, आज आने भी वाले हैं, उन पर भी नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की और ट्रेड कैसे लें, रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं केडिया कमोडिटी से अजय केडिया। अजय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करिए, फिर बैठक के पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी तेजी आई है, सोना 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, और तेजी के लिए अभी ट्रेड ले सकते हैं सोने चांदी? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों में हमने डॉलर इंडेक्स में एक स्टेबिलिटी आती हुई देखी। जियो पॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पे है, इन सबको देखते हुए और साथ में फेड की जो मीट है यहाँ पे तो हम अनचेंज देखेंगे, बट इम्पोर्टेंट है मार्च और अप्रैल की मीट में आगे चलकर क्या आता है, उसको देखते हुए डॉलर में थोड़ा दबाव बना हुआ है। तो कल भी हमने तेजी देखी, आज भी सोने और चांदी दोनों में ही तेजी रहेगा, जहाँ पे 62,350 पे सोने अप्रैल वायदे को लेना है, 62,150 का स्टॉप लॉस रखना है, 62,700 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो कल चांदी में हमने थोड़ा लैकलस्टर मूवमेंट जरूर देखा है, बट ओवरऑल चांदी में भी एक अच्छा खासा बाउंस दिखाई दे रहा है, जो 72,100 पे लिया जा सकता है। 71,780 का स्टॉप लॉस रहेगा, 72,800 तक का टारगेट मिल सकता है। जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट है तो चांदी आने वाले 2-3 दिनों में अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। ओके, तो सोने चांदी में खरीदारी करने की सलाह। अजय, इसके अलावा क्रूड और बेस मेटल्स पर भी सलाह दीजिए, वहां पर ट्रेड कैसे लें? बिल्कुल, कच्चे तेल में हम देखें तो पहले जो दायरा बना हुआ था M6 में 5800 से 6200 वो तोड़ चुका है। जिस ढंग से जियो पॉलिटिकल टेंशन और कल साथ में हमने जो 2024 का आउटलुक आया उसमें हमने रिवीजन होते हुए देखा है IMF द्वारा, जिसकी वजह से प्राइसेस में गेन्स आए हैं। तो सप्लाई कंसर्न बना हुआ है जो अभी भी मेंटेन रहेगा, तो 64.20 पे कच्चे तेल को लीजिए, 63.20 का स्टॉप लॉस रखिए, 6600 तक के टारगेट हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। वहीं बेस मेटल की बात करें तो अब तक जो डेटा पॉइंट चाइना से आए थे वो काफी खास नहीं आए थे। चाइना हॉलीडे पे जाने से पहले एक रीस्टॉकिंग हो रही है और सप्लाई कंसर्न से जो प्राइसेस को अभी भी सपोर्ट दे रहा है। कॉपर 732 पे लीजिए, 729 के स्टॉप लॉस से 737 का टारगेट रहेगा। वहीं जिंक के अंदर भी हमने काफी पॉजिटिव मूव बनते हुए देखा है पिछले दिनों में, 226 पे लीजिए, 224 का स्टॉप लॉस रखिए, 229 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो सभी सेगमेंट में खरीदारी करने की सलाह है आज अजय की तरफ से। अजय, थैंक यू सो मच आपका ये सारी रणनीति सुझाने के लिए। तो बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक पर आप नजर रखिए, क्रूड, सोने चांदी में भी खरीदारी करने की सलाह, लेवल्स हमने आपको बताए।
अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। वामाक्षी है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम एल&टी के साथ। हम देख रहे हैं कि कंपनी की तरफ से नतीजों के बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि एक मिक्स्ड क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। काफ़ी मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में ऑर्डर इनफ्लो मिला है, मगर मार्जिन डोमेस्टिक ऑर्डरिंग थोड़ी सी कमज़ोर रही है। रिसेंटली स्टॉक में काफ़ी अच्छा रन अप देखने मिला है और इसी के चलते थोड़ा नियर टर्म अंडर परफॉर्मेंस ज़रूर नज़र आ सकता है, मगर ओवरऑल उन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस बढ़ाकर 3760 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा सिटी का कहना है कि हेल्दी ऑर्डर इनफ्लोज और एग्जीक्यूशन दिखाई दिया है। ओवरऑल इन्हें नंबर्स इनलाइन नज़र आए हैं, मगर म्यूटेड मार्जिन नज़र आई है Q3 में। मीडियम टर्म में मार्जिन सुधरने की उम्मीद की जा रही है और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से एल&टी इनकी टॉप पिक में से एक है। ओवरऑल सिटी ने एल&टी पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉक्टर रेड्डीज भी फोकस में रहेगा। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, ये हाईलाइट कर रहे हैं कि यूएस बीट कंपनी ने रिपोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ नतीजों पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। डॉक्टर रेड्डीज, एल&टी आज फोकस में रहेंगे, इस पर नजर रखिए। वामाक्षी, थैंक यू सो मच आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन मार्केट पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक